हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। हम राजीव दीक्षित जी ने जो कहा वो पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि न किसी को चिकित्सा मिल रही है और न किसी को शिक्षा मिल रही है और न किसी को न्याय मिल रहा है। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो पुरानी परंपरा के आधार पर सबको निःशुल्क चिकित्सा दे सके और यदि चिकित्सा न दे सके तो निःशुल्क चिकित्सा का ज्ञान दे सके। इस प्रकार ज्ञान देने वाला व्यक्ति हर गांव में एक होना ही चाहिए। इसलिए तहसील स्तर पर कम से कम एक प्रशिक्षक हो जो गांव-गांव में घूम कर सभी को प्रशिक्षित करे। आयुर्वेद लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी विद्या है। महर्षि चरक ने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से स्वस्थ रहना सिखाया। भारत में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों पर संशोधन भी इन्होंने ही किया है। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बहुत ज्ञान दिया है। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था और ये दुनिया के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्जरी की सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है। सर्जरी सारी दुनिया को भारत ने ही सिखाया है। महर्षि वाग्भट ने बीमार ही न पड़ने की विद्या सिखाई है। भगवान कभी कभी किसी को बीमार पैदा नहीं करते हैं, ऐसा महर्षि वाग्भट जी का मानना था। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव राशियां बीमार नहीं पड़ती। जंगल में रहने वाला कोई भी जीव जंतु बीमार नहीं पड़ता। सारे जीव जंतु अपने डॉक्टर स्वयं होते हैं, अर्थात अपनी बीमारियां स्वयं ठीक कर लेते हैं। ऐसे जीव तभी बीमार पड़ते हैं जब इन्हें इनके परिवेश से निकलकर पालतू बनाया जाता है। अतः बीमारियां मनुष्य संपर्क से ही शुरू होती है। महर्षि वाग्भट के द्वारा बताए गए सूत्रों के परिणाम भारत के परिवेश के साथ साथ भारत के बाहर के परिवेशों में भी प्रभावी है। निरोगी रहने के सूत्र राजीव दीक्षित जी जो है ना वो वही मानते हैं कि अपने आप से ढूंढो, और पुराना सब उन्होंने अभ्यास किया और फिर हमें सब सिखाया है। तो बोले ना कि कोई हमें मक्खन निकाल के देता है, पूरा पढ़ के हमें उसमें से थोड़ा थोड़ा और सरल शब्दों में देता है, तो उनको तो नमस्कार ही करना चाहिए। उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो जीवन में लाएंगे तो वो खुश होंगे, ऐसा मेरा मानना है। निरोगी रहने के सूत्र 7000 सूत्रों में से मुख्य 50 सूत्र है। 50 सूत्र है, इनमें मुख्य 15 होज है जो बहुत ही आवश्यक है। भोजन पकाने का नियम। भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले तो वो भोजन कभी मत करना। वह भोजन धीमा जहर है। भोजन के पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जरूर होना चाहिए। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन भोजन द्वारा शोषित हो, जिसमें से वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। यानी कि प्रेशर कुकर में भोजन न करें। ज्यादातर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के बने हैं और एल्यूमिनियम खाना पकाने, रखने और खाने की दृष्टि से सबसे खराब धातु है। एल्यूमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा आदि इसी तरह की 38 बीमारियां हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है बल्कि दबाव से टूट जाता है। प्रेशर कुकर में पकाए हुए भोजन सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिशियंस बचते हैं। मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पकते नहीं है। एल्यूमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक
क्षमता कम होती है। 100 साल पहले से एल्यूमिनियम भारत में आया। एल्यूमिनियम भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता है। एक्सक्रीटा सिस्टम, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र है, वो एल्यूमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्यूमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती है। किडनी फेल होने का कारण एल्यूमिनियम के बर्तन भी है। एल्यूमिनियम जहाज, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत ही अच्छी धातु है, क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की शक्ति ज्यादा क्षमता होती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही भारी धातु होती है। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु टीबी के बीमारी के कारण होती है, और सबसे ज्यादा मरीज भारत में टीबी की बीमारी के हैं। शरीर ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती है और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थात शरीर में ही जमा होती है। अतः एल्यूमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार के केमिकल से आर्सेनिक, पारा, लेड आदि। रेफ्रिजरेटर की कोई भी चीज न खाना, न पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में न पवन का स्पर्श होता है, न ही सूर्य प्रकाश लगता है। रेफ्रिजरेटर जैसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने में होता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन शास्त्र के शब्दकोश में क्लोरीन मतलब जहर, क्लोरीन मतलब अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अत्यंत से भी अत्यंत जहर। यही कार्य AC भी करता है। रेफ्रिजरेटर ये 3 गैसों को लगातार छोड़ता है और ऐसे ही कुल 12 गैस छोड़ता है, इसलिए इसमें रखी हुई एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव से रहती है। एक गैस इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तनों में से भी निकल जाती है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु आप खा रहे हो तो आप धीमा जहर खा रहे हो। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। माइक्रोवेव ओवन का कभी कभी कुछ न खाना। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई चीज रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरह से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी को फ्रिज का इस्तेमाल कम करना या बंद करना पड़ेगा। आपका नमक कैसा हो, आयोडीन नमक कभी न खाए। नमक हमेशा सेंधा या काला खाए। हाई बीपी और लो बीपी दोनों में नमक औषधि, जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा रहे उन्हें समुद्र स्नान करना चाहिए, या स्नान करते समय पानी में ही समुद्र नमक या सेंधा नमक मिला देना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन तक साबुन न लगाए। जिनका ब्लड प्रेशर लो है, सेंधा नमक में पानी मिलाकर पीना चाहिए। आयोडीन नमक नपुंसकता लाता है। भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में आयोडीन नमक बंद है। देखो राजीव भाई है ना, हर जगह से ढूंढ के उसके जो दस्तावेज होते हैं वो, यानी प्रूफ करके हमें सब दे दे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, फेमस होने के लिए बोल दिया, अच्छा लगने के लिए बोल दिया, मैं ही सही हूँ ऐसा बोल दिया। राजीव दीक्षित जी की सभी बातें उन्होंने प्रूफ की है, उनके साथ सारे डॉक्यूमेंट थे। तो अभी उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी देशों में आयोडीन बंद है और हमारे देश में उसकी जायरात की जाती है, वो भी सरकार करती है। क्या समझना हमें, आयोडीन नमक से कल्पसन अनिवार्यता हट गया है, इसलिए आप सेंधा नमक या काला नमक खा सकते हैं। आयोडीन नमक खाने से डेनमार्क में बच्चे पैदा नहीं होते। वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने से पर सरकार द्वारा इनाम मिलता है। भारत में जनसंख्या कम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संशोधनों का सही बंटवारा करने की। सेंधा नमक सबसे ज्यादा विष को
कम करता है। काला नमक भी विष को कम करता है। भोजन पकाते समय सेंधा नमक ही प्रयोग करें। सेंधा नमक, काला नमक हुआ डाला हुआ खाना खाने के बाद दूध का सेवन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी लोगों के लिए सेंधा नमक और काला नमक सबसे अच्छा होता है। हल्दी भी सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में डालना चाहिए, जिससे जहर थोड़ा और कम हो जाए। सबसे ज्यादा सोडियम सेंधा नमक और काले नमक से मिलता है। सोडियम की थोड़ी सी कमी लकवे का कारण हो सकती है। सोडियम की कमी से आवाज भी जा सकती है। समुद्री आयोडीन नमक में 3-4 सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर को काम आते हैं। सेंधा नमक 94% 94 सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर के काम आते हैं। समुद्र का पानी मनुष्य के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण समुद्री नमक भी शरीर के अनुकूल नहीं होता। अतः शरीर की सारी असमान जटिलताएं बढ़ती है। समुद्र के सभी नमक रक्तचाप बढ़ाने वाले हैं। समुद्री नमक का चलन मात्र 60 साल पहले से ही शुरू हुआ है। दैनिक आहार में शरीर को आवश्यक आयोडीन की मांग की पूर्ति हो जाती है, अर्थात अतिरिक्त आयोडीन की आवश्यकता शरीर को नहीं पड़ती, क्योंकि आयोडीन की मांग शरीर में अधिक होने की स्थिति में नपुंसकता बढ़ती है। नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए नमक की कमी को निकाला जाता है, और नमक का गुण ही है कि वह नमी को धारण करे। नमी को निकालने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट केमिकल डालते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। दूसरा केमिकल पोटेशियम आयोडेट, जो अप्राकृतिक है। ये दोनों केमिकल हमारे शरीर में बहुत सी जटिलताओं को जन्म देते हैं। ठंडे देशों में आयोडीन नमक की जरूरत होती है। अभी जो फॉरेन में जरूरत है, फॉरेन के इन्वायरमेंट में जो होती है, वहां के वातावरण के अनुकूल होती है, और यहाँ की हमारे वातावरण के अनुकूल होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंधा अनुकरण, बोलते हैं फैशन, देखा देखी, तो वो ही हमको यहाँ तकलीफ पैदा करता है। तो बस हमें इसके बारे में सोचना है। आज यहीं पे रखते हैं। आज जो हम सीखे, मैं तो 3 साल से मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाती हूँ। मैंने तो कब का ये वीडियो सुना है, और मैं बहुत सारे वीडियो है राजीव दीक्षित जी के, मिट्टी के बर्तन को कैसे अच्छे से रखे जाते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, वो कितने फायदे कारक है, बहुत सारे वीडियो उनके यूट्यूब पर है। हम बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ने की आदत है, और वो हमें डालनी है, उसमें नियमित होना है, इसलिए हम रोज का पठन कर रहे हैं। लेकिन आज यहीं पे रखते हैं, और आज जो पढ़ा उसके बारे में सोचेंगे, अपनी डायरी में 1 वाक्य में या 2 वाक्य में लिखेंगे। बस यहीं रखते हैं।